मास स्पेक्ट्रा एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट्स, ये जो हमने पहले आइसोटोप्स के बारे में बात की थी, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और आइसोटोप में मासेस डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हम कैसे पता लगा लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं? इसके लिए हमारे पास जो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका मतलब वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसका जो रिज़ल्ट है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रा। डिटेल से इस लेवल पे ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसकी फुल वर्किंग आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो आउटपुट है, रिज़ल्ट है, ये ज़रूरी है कि ये आपको आ जाए। ठीक है? अच्छा, तो ये जो आपके सामने ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, लेबल्ड डायग्राम है, इस फ्लो शीट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये उसका फ्लो शीट है। दिस एरिया इज़ कॉल्ड द आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पर सैंपल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस चैम्बर इन वेपर फॉर्म। चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन इसको वेपर फॉर्म भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक हाई वोल्टेज कैथोड इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट होता है जिसके अंदर स्लेट भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब रिलीज़ होते हैं जब कोई उसका सिंक होता है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिस तरह ट्यूबलाइट हमारा काम करता है। ठीक है? इसको आपको प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता है, इतना डिटेल वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अंडरस्टैंड करें। इसका जो रिज़ल्ट है ये वाला, इस पर मैंने बात करनी है आगे। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और ये जो बीच में वेपर्स होते हैं, वेपर में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूलर है या आयोनिक है, व्हाट्सोएवर जो भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स विद वेरी हाई स्पीड उनसे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एंड इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दोज पार्टिकल्स, मेकिंग पॉजिटिव आयंस। इससे एक इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, 2 भी, 3 भी, और ये डिपेंड करता है कि +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्जेस इन पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यूजुअली ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, आसान है वो, और फिर पॉजिटिव आयन से मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालना, वो ज़्यादा एनर्जी उसकी चाहिए होती नहीं होता है। तो यूजुअली हमारे पास जो है ना, वो है चार्ज, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज अलम की ई है, लेकिन इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज, कि चार्ज उसका यूजुअली +1 होता है। ठीक है? पार्टिकल का, एंड दे आर एक्सेलरेटेड। यहाँ प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सेलरेटेड प्लेट्स हैं। अब ये टाइम टू टाइम ऑन एंड ऑफ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बीम्स को फोकस किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, बीम्स ऑफ आयंस, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लेट भी करता है ताकि उसको अट्रैक्ट करे, फिर इसको पॉजिटिव प्लेट भी होता है ताकि पॉजिटिव प्लेट आगे उसको रिपेल करे। ठीक है ना? तो डिटेल वर्किंग तो इसकी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होते हैं। नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव प्लेट उसको फिर रिपेल करके आगे एक्सेलरेट करते हैं स्पीड। ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट यहाँ पर लगा होता है, इस कर्व के ऊपर जो बेंट है ट्यूब का, यहाँ पे ये मैग्नेट लगा है। ये आयंस को डिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से जब कोई चीज़ ट्रेवल करती है, ये इसको कहते हैं कि ये सीधे जाएगा। अगर आप इसको एक सड़क, एक रोड के तौर पर ले लें, तो गाड़ी आप यहाँ पर लाएंगे
तो यहाँ पर ड्राइवर पहुँच के अपनी स्टीयरिंग को यहाँ पर रोटेट करके गाड़ी को मोड़ेगा इस तरह। लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी वाला मसला तो है नहीं। तो यहाँ से आइंस देखिए, कोई भी पार्टिकल जिसको हम रेस कहते हैं, बीम कहते हैं, ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। यहाँ से होते हुए स्ट्रेट पाथ पे आ रहे हैं। तो ये में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये यहाँ इससे पहले थोड़ी सी सेपरेशन हुई है, तो ये खैर है उसकी बनाने में थोड़ी सी है, लेकिन ये आप अंडरस्टैंड करें कि सेपरेशन यहाँ से हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। इसके जिस तरह भी जब किसी रेगुलेटर से हम बटन के घुमा के कम और स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो फिर ये फोकस करते हैं यहाँ पर। इस होल ट्यूब को वैक्यूम बनाया गया है ताकि उसके अंदर एयर ना हो, और एयर के साथ उसकी जो आयंस की पार्टिकल्स की कोलिजन है वो रिज़ल्ट को डिस्टर्ब कर सकता है, वो फेयर रिज़ल्ट फिर नहीं होगा। इसलिए इसको वैक्यूम बनाया गया है। ये पंप है, पंप इसको जो अंदर जो हवा होती है उसको निकालता है, तो ये वैक्यूम बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वैक्यूम पंप। तो आयंस, ये दो स्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं ना, डिटेक्टर स्लेट्स है इसको हम कहते हैं, ये दो हैं, एक है, जितनी भी हैं उससे उसके ऊपर जो स्लेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आयंस को अगर मैं यहाँ करूँ तो ये जाके आगे डिटेक्टर के ऊपर, रिकॉर्डर के ऊपर नहीं जाएगा, डिटेक्टर के ऊपर तो ये भी नहीं जाएगा। तो उनको मैग्नेटिक फील्ड से उनके मास टू चार्ज रेशो, ये ज़रूरी है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज +1 है, तो इसलिए मास डिवाइडेड बाय +1 वही आएगा जो मास है, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसको एडजस्ट किया जाता है अनटिल दे पास थ्रू द डिटेक्टर स्लेट्स। डिटेक्टर स्लेट्स उसको डिटेक्ट करता है, और आगे ये जो डिटेक्टर लगे होते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको, ये जो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, ये इससे कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और फिर इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वीक होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं। तो फिर उनको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफायर जिसको हम किसी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है ना, एम्पलीफायर या मैग्नीफायर इसको हम कहते हैं। उसको आगे रिकॉर्डर के ऊपर, ये कोई होता है, रिकॉर्डर है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं कंप्यूटर का, वो उसमें भेजा जाता है और पूरी एक ग्राफ हमें दे देता है, परसेंटेज अबंडेंस वर्सेस मास टू चार्ज रेशो। ये सारा जो अमल है, हमें ये चीज़ अचीव हो जाता है। इसको मैंने आगे आपके लिए एक्सप्लेन करना है। मेन चीज़ इसका यही है, इसका जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आप यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समझाया कि ये ट्यूब है, इस तरह इसका वर्किंग है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो आइसोटोप्स हैं इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। पहले उसको डिटरमिन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके करेक्ट मासेस को रिकॉर्ड किया जाता है मास टू चार्ज रेशो के मुताबिक, और उसका जो पीक्स है, ये हाइट्स होते हैं, ये इनको परसेंटेज अबंडेंस हम इसकी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आयंस दैट आर टू हेवी बेंड टू लिटिल। देखिए, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ma, तो ये उसके मुताबिक काम करता है। यहाँ पर हमने इसको बेंड करना है, डिफ्लेक्ट करना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, आगे मैंने एक्सप्लेन किया है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जो हेवी आयंस होते हैं उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए होता है ताकि उसको डिफ्लेक्ट करे, और जो आयंस दैट आर टू लिटिल बेंड टू मच, तो उनका बेंडिंग ईजी हो जाता है, और इसका चार्ज, अब ये क्यों कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये तो
ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। इन दोनों को कंबाइन करके वी गेट दिस चार्ज और मास। लेकिन फिर इसको हम एडजस्ट करते हैं इस तरह कि चूँकि ये चार्ज यूजुअली +1 होता है और मास जो भी होता है, जो इसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो फ्रैक्शन में आता है। इसको होल नंबर में लाते हैं, तो इसको रिसिप्रोकेट करके इस तरह थीटा इज इक्वल टू 1/z/m, और फिर ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू mass/e। इसको कांस्टेंट लगा के फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वी डू नॉट बॉदर अबाउट दैट मच, ठीक है ना। तो ये चार्ज टू मास रेशो या मास टू चार्ज रेशो m/z, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये इसको आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस इन द पीक्स इन द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ पे फॉर्म ऑफ peaks as percentage या percent abundance or relative abundance or isotopic abundance versus mass to charge ratio। ये relative abundance versus charge to mass ratio, ये हमारे पास एक पीक होता है, इसको हम बेस पीक कहते हैं। वर्चुअली इट इज़ बीन गिवन वैल्यू ऑफ 100%। बेस पीक with which we compare the heights of other peaks। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम इसको 10 करें, ये 20 करें, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 एट्सेट्रा, ये है मास टू चार्ज रेशो। ज़ीरो कोई नहीं होता, लेकिन चलो ज़ीरो से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट पीक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पीक ये आता है यहाँ पे, ये पीक आता है, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट 35 पे है, और एक पीक यहाँ पे आता है, यहाँ तक। तो इससे हम क्या इज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे पास पहले कोई नॉन डेटा मौजूद है, ठीक है ना, ये 3:1 रेशो है, इन हाइट्स की 3:1 रेशो है। अगर ये क्लोरीन होगा तो ये हमारे पास मास आया है 35 पे मास आया है ये क्लोरीन का, क्लोरीन 35, तो दूसरा क्लोरीन 37, ये, ठीक है। तो इनकी हाइट्स का 1:3 ऑलमोस्ट है। इट मे नॉट बी दैट मच कैलकुलेटेड, बट रफली स्पीकिंग 3:1 रेशो है। तो 3:1 रेशो इनका ये है कि हमारे पास जो क्लोरीन की आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ chlorine, we have chlorine 35%, abundance इसकी है 75, और क्लोरीन 37 है, परसेंटेज abundance इसकी है 25%। तो इसका रेशो क्या आता है, 3:1, ये रेशो है।
और इनकी हाइट्स को आप देख लें, 3:1 रेशो इसका बन जाता है, ठीक है ना। अगर इसको मैं 75 और इसको 25% कर लूँ, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पीक्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो हाइट होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस या परसेंट अबंडेंस या आइसोटोपिक अबंडेंस, ये है उसका रेशो। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह पूछते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट स्पीशीज़ वो दे देते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, और उनको आप क्या कहते हैं कि दिस पीक एट दिस मास टू चार्ज रेशो प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl को वेपराइज करें और HCl को हम करें, तो HCl में यूजुअली हमारे पास, अगर हम सिर्फ ये हाइड्रोजन को ना फोकस करें, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को, और सिर्फ उसको करें, क्लोरीन के आइसोटोप्स को, तो एक पीक तो हमारे पास ये आएगा। पहले ये मॉलिक्यूलर आयन पीक होगा, ये हमारे पास 2 हो सकते हैं रेशो के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम लेंगे 1 और इसको लेंगे 35, तो एट 36 मास टू चार्ज रेशो हमारे पास ये इसका 36 बन जाता है। और ये भी पॉसिबल है कि ये बने, ठीक है, 37 पर और 1 प्लस, तो 38 मास टू चार्ज रेशो यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। एक सिर्फ क्लोरीन अगर वो स्प्लिट हो जाए 35 पे, तो इसका पीक प्रोड्यूस होगा एट 35 मास टू चार्ज रेशो। क्योंकि देखिए, हम चार्ज को +1 लगाएंगे तो वही होगा जो मास रेशो होगा, एनी वैल्यू डिवाइडेड ऑन +1 इज़ द सेम, ठीक है ना, उसका कोई वही रिज़ल्ट आएगा। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ये लेके, सॉरी ये 37 है, 37 क्लोरीन 37 837। अच्छा, अब अगर इनकी जो पीक्स हैं प्रोड्यूस्ड हैं, जो 36 भी पीक है, 36 भी पीक है और 38 भी पीक है, तो डेफिनेटली इनका भी रेशो 1:3 आएगा। क्यों? इसमें जो 35 है ये 75% है और जो 37 है 25% है। हाइड्रोजन तो दोनों के लिए कॉमन है। और फिर ये वाला जो 35 और 37 का है वो तो मैंने दिखा दिया। ये आप इसको यहाँ तक अंडरस्टैंड करें, ए इसके पहले उसमें शुरू में। बाद में जो हम ऑर्गेनिक आप करेंगे तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक डिटेल से आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, फिर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को हम डिटरमिन करते हैं, फिर उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। ये पहले कुछ हिस्सा इसका एस और A2 में था, अब ये सारा ये एस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कई टीचर्स ऐसे होंगे कि यहाँ पर वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को टच नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन मैंने आधा थोड़ा सा टच इसलिए किया ताकि आप इसको पीक्स को अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट स्पीशीज़ मास टू चार्ज रेशो के मुताबिक कि वो पीक्स कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मास टू चार्ज रेशो वर्सेस परसेंटेज अबंडेंस या आइसोटोपिक अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस, इसको हम कहते हैं। पीक्स भी नंबर ऑफ़ पीक्स हैं, इसको मैंने आपको बेस पीक बता दिया कि बेस पीक क्या होता है, ठीक है।
दूसरा एक मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है, वो भी आपको फिर बाद में दूसरी वीडियो में जो हम ऑर्गेनिक वहाँ पे जाएंगे तो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वर्किंग है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आप बुक से पढ़ सकते हैं, नेट से आप पढ़ सकते हैं। ये वाला, ये मैंने कुछ सरफेस नॉलेज आपको प्रोवाइड किया इसका पूरा, कि इसके ये पार्ट्स हैं, इसके ये फंक्शंस हैं। आपसे क्वेश्चंस इस बारे में नहीं पूछेंगे, इसके रिजल्ट्स के बारे में, कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये वाला दिस, और इस तरह ये जो पूरा है पीक्स एट व्हाट, आपने स्पीशी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। और आगे इसको ये पूरा आपने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक पोर्शन जो है उसके बाद आपने एनालिटिकल पे जाना है। जब आपका सारा कोर्स हो जाएगा तो लास्ट में एनालिटिकल टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, उसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर आप डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ों का नहीं पता, तो इसलिए वो सारा एक पैकेज में नहीं पढ़ाया जा सकता, और वो डिफरेंट उसमें हम पढ़ाएंगे। बाकी इसका मेन जो फंक्शन है वो भी आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या चीज़ें करते हैं। एक तो जो आइसोटोप्स होते हैं, डिटरमिन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। टू डिटरमिन एंड फाइंड different isotopes. To find या calculate their correct masses. The isotopic masses are then to calculate relative molecular masses, MR। करेक्ट MR हम कैलकुलेट करते हैं आइसोटोपिक मास पे। तीसरा फोर्थ मेथड है फ्रेगमेंटेशन process is used to find the structure of organic substances। यानी इसको फाइंड या एलिसोडेट या एलिस्ट्रेट और डिटरमिन, जो भी इसको आप लेते हैं, हम किसी सैंपल को जब इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक का, तो उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी उनको स्मॉल पीसेस में ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डिवाइड किया जाता है, और ईच फ्रेगमेंट अपने मास टू चार्ज रेशो के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं। फिर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के लिए अपना एक फार्मूला है, डिफरेंट पीक्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारी पीक्स ये एंड पे आप सारे पढ़ेंगे। ये जो नंबर 4 वाला है ये आप उधर पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट पीक्स हैं, वो पीक्स आप ये सारा फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ ये इसलिए टच किया यहाँ पे ताकि आपको ये ग्राफ समझ आ जाए। मुख्तलिफ इसकी जो पीक्स हैं और फिर डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूसिंग पीक्स एट मास टू चार्ज रेशो, यू नीड टू आइडेंटिफाई देम। कि वो जब आपको कहते हैं कि
name the species or write the formula of the species responsible to produce a peak at this ratio, at this mass to charge ratio. ये मुख्तलिफ हैं, वो आपको देंगे तो आपने वो करना होता है. ये यहाँ पर इसके लिए काफ़ी है, ठीक है ना. तो इससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं ए आर वैल्यू, ठीक है. तो इसकी जो हाइट अबंडेंस है, पीक की रिलेटिव अबंडेंस का एक फार्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूँ. वो ये है रिलेटिव अबंडेंस. Relative abundance is equal to peak height divided by total height into 100. ये इसका है. बाकी जो ए आर की कैलकुलेशन है वो भी आप कर चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ए आर. रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह करते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ masses into relative abundance. ये वही है कि हम डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है. डिवाइडेड ऑन 100, ठीक है. ये वही इजी तरीका है जो आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं. सम का मतलब है कि हाउ मेनी आइसोटोप्स. आइसोटोप नंबर 1 अगर है तो मास इनटू इट्स परसेंटेज, फिर उसको आगे आइसोटोप प्लस करके आइसोटोप नंबर 2 पे प्लस करके आइसोटोप नंबर 3, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर. तो सबको 100 पे डिवाइड करके आपका नेट रिज़ल्ट जो भी आता है तो वो उसको आप कर लेते हैं. ये है. अच्छा, बाकी इसमें बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक्स और फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ये मैं आपको इंशाल्लाह जब हम एनालिटिकल टेक्निक पढ़ाएंगे, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल के बाद जो एनालिटिकल टेक्निक में वीडियो होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हम जाएंगे. यहाँ तक ये काफ़ी होगा. और इसके बाद हमने मोल्स और कैलकुलेशंस के ऊपर जाना है टू कैलकुलेट मोल्स.